बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। तो इस पेपर से हमने लगभग 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। लगभग अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 80+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप वो 3 वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकें। साथ ही वो वीडियोस आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 4 है जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं आपको बता दूं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, इसके लगभग मैंने सभी पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं यूनिट वाइज। तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से चीज़ों को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि विद्यालय अनुदान स्कूल ग्रांट क्या होता है, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान कहलाता है, जिसमें यहाँ पर तो पूछा है उच्च प्राथमिक। अगर कहीं प्राथमिक विद्यालयों के लिए पूछ ले तो 5,000 बताइएगा। वहीं अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 7,000 का अनुदान यानी विद्यालयी अनुदान जो है प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप 1 का ए लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर टीएलएम की राशि क्या होगी अगर किसी अध्यापक को प्रदान की जाती है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह ग्रांट प्रतिवर्ष एक बार सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जहां कक्षा 1 से 12 तक की कोई भी कक्षा संचालित होती है जारी किया जाता है। अगर हम इस अनुदान यानी टीएलएम के अनुदान की बात करें, इसे शिक्षक अनुदान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि टीएलएम के अनुदान को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम शिक्षक अनुदान के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिवर्ष शिक्षक को 500 रुपये प्रतिवर्ष जो है दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है, यह किसका कथन है। तो स्टेटमेंट वगैरह आप ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। तो यहाँ पर 3 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट बेकन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह कथन किसका है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 की बात करें, 4 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। दिया है गैंड एवं शर्मा, इनके अनुसार यह आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए बुक में तो इसका ए दिया है, लेकिन प्रीवियस वीडियो की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कुछ और बताया था, जसवंत सिंह। ठीक है, क्योंकि कई सारी बुक्स में स्टेटमेंट में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी लगा लीजिएगा, जसवंत सिंह का है यह स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, कौन सी क्रियाएं आएंगी। तो 5 की बात करें तो सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम, स्काउटिंग एवं गाइडिंग और एनएसएस, ठीक है, ये सभी आ जाएंगी सामाजिक गतिविधियों की क्रियाकलापों के अंतर्गत। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं, यह किसके अंतर्गत आएंगे। तो बिल्कुल सही है, यह सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर आप 6 का सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 पूछा है कि शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। शारीरिक गतिविधियों की बात करें तो इसके अंतर्गत खेल कूद, योगा और
पीटी, ये सभी जो है वह शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत आएंगे। जबकि नहीं की बात की है तो निबंध लेखन यह शारीरिक गतिविधि नहीं है। हाँ, एक प्रकार का सूक्ष्म गतिक कौशल है, लेकिन यह कोई गतिविधि नहीं है। करेक्ट आंसर 7 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं, जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। यह कथन किस आयोग में कहा गया है? तो आपको बताना है। 8 की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग में यह बात कही गई है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 पूछा है सरकार द्वारा विद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान है। कौन सा अनुदान सरकार द्वारा विद्यालय को दिया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 9 क्वेश्चन की, तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अंतर्गत विद्यालय अनुदान और शिक्षक अनुदान, जो कि मैंने बताया था दोनों के बारे में अलग अलग, तो ये दोनों ही प्रकार का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। इनमें से क्या शामिल है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत? तो यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, ये दोनों ही शामिल हो जाएंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 पूछा है विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। कौन कौन सी पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ आएंगी? तो यहाँ पर 11 की बात करें तो शारीरिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये सभी आ जाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा साहित्यिक गतिविधि है। इनमें से कौन सी साहित्यिक गतिविधि है? तो 12 की बात करें तो कहानी लेखन, यह एक साहित्यिक गतिविधि है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया जाता है? तो यहाँ पर शिक्षक संदर्शिकाओं के बारे में बात करें तो 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बारे में इन चीज़ों पर जो है चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 पूछा है किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें जो है वह क्रय की जाती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो मैंने स्थायी सामग्री और अस्थायी सामग्री इन दोनों के बारे में चर्चा की थी। तो 14 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा स्थायी सामग्री। यहाँ पर एक बार फिर से हम समझेंगे कि स्थायी सामग्री क्या है। तो स्थायी सामग्री इसके अंतर्गत तैयार टीचिंग जो मॉडल होते हैं, संदर्भ पुस्तिकाएं होती हैं, वो क्रय की जाती है, जिनकी सहायता से शिक्षक पाठ को सरल, रोधक एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इसके अंतर्गत वर्किंग मॉडल आ जाएंगे, नॉन वर्किंग मॉडल आ जाएंगे, संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, ठीक है, अन्य सहायक सामग्री जैसे कक्षा, कक्ष, बरामदों के संदर्भ, शिक्षण सामग्री, चित्रांकन जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सब के चित्र वगैरह आ जाएंगे। तो ये हो जाती है स्थायी सामग्री। वहीं अगर हम अस्थायी सामग्री की बात करें तो इसका उपयोग शिक्षक कक्षा प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता से शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM निर्माण करते हैं। इस राशि से फेविकोल, गोंद, रंग, ब्रश, रुई, धागा, कैंची, पतंगी, कागज, चार्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, लेकिन जो मेन है मैंने बता दी है। तो इस तरह से आप इन दोनों को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। तो यहाँ पर किसको सौंपना चाहिए? तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक जो होता है वह छात्र का मतलब नेतृत्वकर्ता होता है, एक तरफ से निर्देशक होता है, वह बच्चों की हर गतिविधियों से वाकिफ होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन हमें शिक्षकों को सौंपना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है समय सारणी दर्शाती है। क्या दर्शाएगी समय सारणी? तो यहाँ पर 16 की बात करें सभी क्रियाकलापों को, जैसे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को और शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, यह सभी चीज़ों को दर्शाएगी समय सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं? तो बिल्कुल सही है, यह राज्य सरकार द्वारा जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पुस्तकें हैं, कितनी हैं? तो 18 की बात करें तो 2 हो जाएंगी, एक हो जाएगी भाषा में हिंदी और भाषा से ही गणित कहलाएगी। ठीक है, कहीं कहीं एक भी देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं एक भी आप लगा सकते, वैसे तो मेनली 2 ही मानी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आप बी ही लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, समय सारणी से बचत होगी, किसकी बचत होगी? तो बिल्कुल सही है, समय और श्रम इन दोनों की बचत होती है अगर हम बात करते हैं समय सारणी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल सही है, योजना बनाना। किसी भी सार्थक क्रियाकलाप को अब अगर आप कक्षा से बाहर कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लान करके ही आप चीज़ों के अनुसार चल पाएंगे। करेक्ट आंसर डी लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस को लेकर के चले थे, 20 हो गए हैं, 10 और क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 है, SMC पंजिका को कहते हैं। SMC पंजिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो इसे हम कहेंगे आयव्यय पंजिका। करेक्ट आंसर 1 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है, क्या अंकित किया जाएगा? तो यहाँ पर छात्र का नाम हो जाएगा, छात्र की जन्म तिथि और पिता का नाम, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो कई सारे प्रीवियस वीडियो में मैंने मात्र शिक्षक संघ के सदस्यों की संख्या को लेकर के बात की थी। 3 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 15 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि ऑकरेंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो 4 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 5 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 2 प्रकार की होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 पूछा है कि बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं, कब आती हैं? तो ये आएंगी जलीय संकट के अंतर्गत। जो भी ये मैंने बताए हैं, ये प्रीवियस वीडियो में इन सभी प्रकारों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने टाइप नहीं बताए या फिर जलीय संकट के अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं नहीं बताई, ये सब मैंने बता रखा प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ दोबारा से मैंने नहीं बताया, आप प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य? तो मीना मंच के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो यह बालिकाओं की शिक्षा के विकास के संदर्भ में बात करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या पूछ ली कितनी होती है। तो 8 की बात करें, 5 सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बाल गणना पंजिका है, इनमें से कौन सी बाल गणना पंजिका है? तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विद्यालयी पंजिका को या विद्यालयी अभिलेख को हम बाल गणना पंजिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है, किन चीज़ों का विवरण रखता है? तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विवरण वार्षिक आधार पर रखेगा। 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।